नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपकी 31 जनवरी 2021 को रेलवे एनटीपीसी का दोनों शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो प्रथम शिफ्ट का वीडियो पहले ही डाल दिया था, चैनल पे अवेलेबल है। जिन भी कैंडिडेट ने नहीं देखा जरूर देख लेना। इस वीडियो में देखने वाले हैं 31 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के क्वेश्चन। आज जीके के सवाल में पेपर सेकंड शिफ्ट में काफ़ी टफ सवाल पूछे गए थे, इसलिए 2-3 सवाल भी कम मिले हैं। 40 में से 37 सवाल इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं, ताकि रिलेटेड सवाल बनते हैं तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक से ही ज्वाइन करना। यदि आप सर्च करके करते हो तो बहुत से फेक चैनल है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। ऑल शिफ्ट की पीडीएफ सभी की अवेलेबल है। सेकंड शिफ्ट में टफ सवाल पूछे गए, इसलिए वीडियो डिले हो गया और 1-2 सवाल भी कम मिले हैं। बाकी कॉल पे कंफर्म किया तो 2-3 कैंडिडेट से आज कंफर्म करना पड़ गया था कॉल में लास्ट में, क्योंकि सवाल स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रहे थे। और इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली यहाँ पर नितेश कुमार ने सारे जो टफ सवाल थे उनको कंफर्म करके भेजा है, नितिन चौधरी ने। बाकी सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत सहयोग रहा इन सवाल को भेजने में। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हो, इसके लिए आपको जुड़ना होगा टेलीग्राम से। और सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट ने अभी टेस्ट पेपर है, टेस्ट सीरीज है, वो स्टार्ट नहीं की है तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको होता है क्या, कंसेप्ट कितना ही कवर हो जाए लेकिन एग्जाम में आपके सवाल मिस हो जाते हैं, टाइम काफ़ी कम रहता है, तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। प्रैक्टिस के लिए आप डेली एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, और टेस्ट बुक आपके लिए लेके आया है। 299 रुपये में आपके किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। 1 वर्ष की वैलिडिटी मिल रही है, जो एसएससी के एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम है, तो 1 वर्ष तक आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटी जीके कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट जो अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो उनके स्मृति आधारित मॉक टेस्ट भी वहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप एनरोल कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं, आज काफ़ी हार्ड सवाल पूछे गए हैं सेकेंड सेट में। तो सवाल की शुरुआत ही करते हैं टफ सवालों के साथ में, जो आपने अभी तक यूट्यूब पर नहीं देखे होंगे। और देखिए यहाँ पर पहला सवाल, केंद्रीय कैबिनेट ने जीएसएलवी फेज 4 प्रोग्राम के तहत कब तक 5 जियो ऑर्बिट सैटेलाइट जो उपग्रह है वो लॉन्च करने हेतु 3000 करोड़ की राशि आवंटित की है। तो उनका टारगेट रखा गया है 5 जो जियो ऑर्बिट सैटेलाइट है जो जीएसएलवी से लॉन्च किए जाएंगे, वो 2024 तक, 21 से 24 तक 5 जियो ऑर्बिट सैटेलाइट हैं जो जीएसएलवी फेज 4 प्रोग्राम के तहत लॉन्च होने वाले हैं। तो आपको 2024 करेक्ट करना था। अगला सवाल देखिएगा सेकंड शिफ्ट का, ये है कि मर्सर की जो 2019 में एक सर्वे रिपोर्ट आई है, क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट में व्यक्तिगत सुरक्षा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सी भारत की सिटी रही है। तो यहाँ पर सेफ्टी के केस में बात करें तो इस मर्सर सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 में चेन्नई प्रथम रैंक पर हो जाएगी। ये सेफ्टी के अकॉर्डिंग है। बाकी इस सर्वे रिपोर्ट में जो मर्सर की रिपोर्ट आई है, इसमें मोस्ट लिवेबल जो रहने योग्य सिटी है वो हैदराबाद और पुणे हो जाएगी मोस्ट लिविंग सिटी में। और बात करूं, ये तो इंडिया की है, वर्ल्ड वाइड में सबसे बेस्ट जो वर्ल्ड हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी है वो है वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाएगी। ये तो आपकी बात हो गई ये मर्सर क्वालिटी इंडेक्स में। अब देखिए करंट अफेयर्स का एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बोर्ड के आंकड़ों के अकॉर्डिंग तो उनका सर्वे ये कहता है कि कोलकाता जो सिटी है वो महिलाओं के लिए देश का सबसे सुरक्षित शहर वो घोषित किया गया है 2020 में। अगला सवाल देखिएगा, किस केंद्र शासित प्रदेश का विधानसभा भवन है वो ली कार्बूजी द्वारा डिजाइन किया गया है। उनके वास्तुकार ली कार्बूजी हैं। वो कौन सी यूटी का विधानसभा भवन है। तो ये हो जाएगा चंडीगढ़ का जो प्लेस ऑफ असेंबली है, विधानसभा भवन है, वो स्विच फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ली कार्बूजी के द्वारा डिजाइन किया गया है। आप कमेंट करके बताना आपकी कितने सवाल यहाँ से करेक्ट हो रहे हैं और आपको ये शिफ्ट कैसी लगी, मतलब बाकी शिफ्टों की तुलना में। और ये सवाल है चौथा सवाल, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी एनएसआईएल जो एक कंपनी की स्थापना की गई 2019 में, किसके द्वारा की गई है, किसके अधीन है। एनएसआईएल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ये इसरो के द्वारा 6 मार्च 2019 को कंपनी की स्थापना की गई है। तो ये इसरो के अधीन हो जाएगी जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी है। और इससे पहले एग्जाम में आपके एनटीपीसी में आया था, इस एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग आया था। तो ये भी एक इसरो का ही प्रोडक्ट है, जो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसरो की ही कंपनी है। सितंबर 1992 में ये अंतरिक्ष उत्पाद, अंतरिक्ष परामर्श सेवा और इसरो के द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी है उनके हस्तांतरण के लिए जो कमर्शियल दोहन व प्रचार प्रसार के लिए सरकार के स्वामित्व की एक प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन पूछ ले तो इसरो की हो जाएगी। और ये करंट का पूछा गया है, जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ये इसरो के द्वारा
अगला सवाल देखिएगा, सवाल ये दोस्तों जो पूछा गया है एमआई एग्जाम जो मिनिस्ट्रियल वाला एग्जाम हुआ एनटीपीसी में, उनसे सवाल बना है। और क्यूज टेलीग्राम की क्यूज में भी ये सवाल मैंने डाला था और उसमें ये पूछा गया था, आज उल्टा पूछ लिया है। आपकी मिनिस्ट्रियल एनटीपी पूछा गया था जो एग्जाम हुआ है रेलवे बोर्ड का, तो उसमें पूछा गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा हवा नहीं, ये पूछा गया था 5 जून 2019 को वायु प्रदूषण संबंधित जागरूकता बढ़ाने हेतु कौन सा सॉन्ग लॉन्च किया गया था। उसमें आंसर था हवा आने दे। आज उल्टा पूछ लिया कि भाई हवा आने दे जो सॉन्ग है 5 जून 2019 को किस मंत्रालय के द्वारा वायु प्रदूषण संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है यूएसआईबीसी मतलब यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे दिया गया है। तो ये आपके ऑप्शन में नटराजन चंद्रशेखरन था, करेक्ट करना था। ये टाटा समूह के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन को यूएसआईबीसी अवार्ड है जो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है। इनके साथ साथ लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष और सीईओ जिम टेकलेट को भी ये अवार्ड दिया गया है, दोनों को संयुक्त रूप से। फिर आपके एक सवाल पूछा गया है यूनेस्को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर 2020 किस सिटी को चुना गया है। यूनेस्को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर है, ये चुना गया है रियो डे जेनेरियो को चुना गया जो ब्राजील की सिटी हो जाएगी। और यूनेस्को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर 2023 हेतु है वो कोपेनहेगन को चुना गया है। अगला सवाल देखिए, लकड़ी का मास्क पहनकर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य का नाम भी दिया गया था जो गोमीरा नृत्य है। जो लकड़ी का मास्क पहनकर किया जाता है वो किस राज्य का प्रचलित नृत्य है। तो पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। ये लकड़ी का मास्क पहनकर गोमीरा नृत्य किया जाता है पश्चिम बंगाल में। देखिए यहाँ पर मास्क की बात आ गई तो लामा डांस है जिसे छम डांस भी बोला जाता है, ये भी एक मास्क नृत्य है जो है सिक्किम का। अगला सवाल देखिए, आयरकुट ने हैदर अली को कब पराजित किया था। सवाल की लैंग्वेज में थोड़ा बदलाव हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट आयरकुट और हैदर अली के युद्ध के बारे में सवाल पूछा गया था। तो आपका आंसर था 1781 में आयरकुट ने हैदर अली को पराजित किया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ ये कि सर आयरकुट ने हैदर अली को पोर्टोनोवा, पोलिलुर और सोलिंगपुर ये उन्होंने जून 1781 और सितंबर 1781 तक स्थान पर जो पराजित किया था वहाँ पर युद्ध हुआ था। और बाद में वैसे हैदर अली ने 1782 में पुनः अंग्रेजों को परास्त कर दिया था लेकिन इस युद्ध में वो काफ़ी घायल हो गए थे, इसलिए हैदर अली की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1781 में आयरकुट ने हैदर अली को पराजित किया था। अगला सवाल देखिएगा, राज्यों के बीच यदि विवाद उत्पन्न हो जाए तो उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने तो राष्ट्रपति इस हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। वो किस आर्टिकल के तहत प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 263 से आपके पूछा गया है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। भारतीय संविधान के आर्टिकल से दो सवाल, एक ये था कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यूनियन बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया है। कल बजट आने वाला वैसे, तो भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में यूनियन बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया। तो आर्टिकल 112 के तहत हो जाएगा। अगला सवाल, राजीव महर्षि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक चुने गए हैं। मतलब राजीव महर्षि हैं वो कौन से अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसके चुने गए हैं 4 वर्षों के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर हैं वो चुने गए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा राजीव महर्षि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के लिए नेक्स्ट 4 वर्ष हेतु एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में इलेक्ट हुए हैं 2020 से 23 तक। और अभी देखिए मैं बात करूं इससे पहले राजीव महर्षि हैं, आपको पता होना चाहिए ये 13वें CAG रह चुके भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 17 से 20 तक। वर्तमान में CAG कौन है भारत में, तो GC मुर्मू हैं। अगला सवाल देखिएगा, सवाल ये पूछा गया स्तनधारी जो मैमल्स हैं उनका हृदय कितने चैम्बर का होता है। ये एक ईजी सवाल देखने को मिला है, सभी को पता होना चाहिए। क्रोकोडाइल हो गया, पक्षी हो गए, मैमल्स हो गए, उनका हृदय होता है 4 चैम्बर का। मैं बता भी चुका हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में, इससे पहले आपके आ चुका है। मछली फिश का हृदय 2 चैम्बर का होता है। और बात करूँ यहाँ पर मैं जो मेंढक होता है उसका हृदय कितना चैम्बर का होता है, तो फ्रॉग का होता है वो 3 चैम्बर का है। और सैलेमेंडर है ये एग्जाम NTPC में आया था, इनका भी 3 चैम्बर का होता है। तो ये जितने भी आपके हो जाते हैं उभयचर हैं उनका हृदय होता है 3 चैम्बर का। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, मानव के कौन से अंग में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का पूछा है तो 2 अंग हैं, एक हार्ट है। ऑप्शन में दोनों का ही ऐसे रिलेट करके दिया जा रहा था, हार्ट ब्रेन हो गया और इस प्रकार लंग्स वगैरह। तो हार्ट और ब्रेन है ये 2 ऐसे अंग हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिक होते हैं। और इसमें भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र है फील्ड है वो ब्रेन का अधिक होता है
हृदय के सापेक्ष। अगला सवाल देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2019 के अवसर पर किस राज्य को तंबाकू निषेध के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये राजस्थान राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को तंबाकू निषेध के क्षेत्र में अपने इस विशिष्ट कार्यों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO की ओर से 2019 में एक प्राइज प्राप्त हुआ है। और बात करूं ये कब हुआ है, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये मनाया जाता है 31 मई को। वर्ल्ड नो टोबैको डे है 31 मई को। महात्मा गांधी की जयंती पर 2014 में कौन सी योजना शुरू की गई? ये भी एक थोड़ा सा इजी वाला सवाल। तो स्वच्छ भारत मिशन हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को, जो कि आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जो अहिंसा दिवस है वो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपका था स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था। जब ये लॉन्च हुआ था तो उसमें क्या टारगेट रखा गया था कि नेक्स्ट 2 अक्टूबर 2019 को जो महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ है जन्म की, उसके तहत यहाँ पर भारत को शौच मुक्त ODF को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। अगला सवाल देखिएगा, सवाल ये पूछा गया कि कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस है वो किस वर्ष मनाया गया था? तो सबसे पहले कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा बात करूं अनौपचारिक रूप से जो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 1947 से पहले, तो वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो ये 26 जनवरी 1930 आपको करेक्ट करना था। इससे पहले पूर्ण स्वराज की मांग है वो रखी गई थी 31 दिसंबर 1929 को, जो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित करके भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, स्वतंत्रता के लिए एक मांग रखी गई थी। और प्रस्ताव में ये कहा गया था 31 दिसंबर 1929 को कि यदि अंग्रेजी हुकूमत 26 जनवरी 1930 को उनको टाइम दिया था कि उस समय तक भारत को उसका प्रभुत्व है, डोमिनियन नहीं देती है, तो भारत खुद को स्वतंत्र घोषित करेगा। और इसलिए 26 जनवरी को उन्होंने यहाँ पर अनौपचारिक रूप से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और 26 जनवरी 1930 को पहला यहाँ पर अनौपचारिक अनऑफिशियली जो मनाया गया है। और उसके बाद 1947 में मिल गई स्वतंत्रता, तो 15 अगस्त से कंटिन्यू। अगला सवाल देखिएगा, ये सवाल रिपीट हुआ, इससे पहले भी TCS कंपनी में पूछा हुआ सवाल है 2020 के एग्जाम में कि कचरे से एनर्जी पैदा कर परिचालन करने वाला देश का पहला मेट्रो प्रोजेक्ट कौन सा है? तो DMRC हो जाएगा, दिल्ली मेट्रो है वो ऐसी पहली परियोजना है देश की जो कचरे से ऊर्जा पैदा करके बिजली से संचालित होने वाली है, DMRC दिल्ली मेट्रो। एक फिर आपकी इजी सवाल आया कि वायुमंडल में किस गैस की मात्रा है वो 78% पाई जाती है? तो 78% तो नाइट्रोजन है, 21 ऑक्सीजन है, 0.93 ऑर्गन है, 0.03% CO2 हो जाएगी। अगला सवाल, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है? तो तीसरे क्रिकेटर का पूछा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता। तो प्रथम तो बात करें तो सचिन तेंदुलकर है, 1997-98 को दिया गया है। सेकंड है महेंद्र सिंह धोनी 2007 में। और तीसरे हैं विराट कोहली, 2018 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। और चौथे जो 2020 में रोहित शर्मा को दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो 1991-92 में सबसे पहले ये विश्वनाथन आनंद को दिया गया है जो शतरंज के खिलाड़ी हैं। अगला सवाल, महाराष्ट्र का आपको एक डांस पूछा था, तो लावणी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र का डांस उसमें ऑप्शन दिया गया था। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो ये संघात्मक हो जाएगी, फेडरल हो जाएगी, फेडरल यूनियन है। मतलब इस सरकार में 2 स्तरों की सरकार है, एक तो आपके जो शक्तियों का विभाजन है वो केंद्र और प्रांतों के मध्य है, तो ये संघात्मक सरकार हो जाती है। एकात्मक में क्या होता है? केंद्र के पास सारी शक्तियाँ रहती हैं, जैसे कि जापान में है एकात्मक। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर स्पेशली पूछा गया था 1943 में किसके द्वारा किया गया है। तो यदि 1943 पूछा गया तो आपको सुभाष चंद्र बोस करना था। और सबसे पहले जो 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था वो मोहन सिंह और रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। सबसे पहले ये जो आइडिया आया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार है, सबसे पहले मोहन सिंह को आया था, उसके बाद रास बिहारी बोस ने मिलकर यहाँ पर 1942 में इसका गठन किया। फिर उनका नेतृत्व 1943 में है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, पुनर्जीवित एक तरीके से कह सकते हो। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन है 1943 में पूछा है, तो आपको यही करेक्ट करना था। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 24। जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यू रहते हैं पादप की, उसमें गलत स्टेटमेंट आपको पूछा था। तो जाइलम में एक ऐसे दिया गया था कि वाटर और मिनरल ले जाता है, बिल्कुल जाइलम है तो जल हो जाएगा, और जो भी मिनरल है वो ऊपर की ओर ले जाता है।
और फिर आपकी एक स्टेटमेंट था कि जाइलम एंड फ्लोएम है ये जटिल टिश्यू है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, दोनों ही जटिल उत्तक हैं। और एक ये स्टेटमेंट था कि जाइलम है ये बहुत साइड ट्रेवल करता है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में रहता है, तो ये गलत दे रखा है। जाइलम का क्या कार्य है, जड़ से जो पानी है वो ऊपर तक लेके जाएगा, वापस क्यों आएगा, पानी ऊपर तक चला जाएगा। तो जाइलम है वो एक साइड रहता है, एक दिशा रहता है, यूनिडायरेक्शनल है। और फ्लोएम की बात करूँ तो फ्लोएम दोनों दिशाओं में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण भोजन के लिए वो पत्तियों से क्लोरोफिल लेता है, तो वापस नीचे भी ऊपर भी जो भोजन को लेके जाता है, तो फ्लोएम है वो द्विदिश हो जाएगा ऊपर नीचे। जाइलम के केस में आपके दिया गया था कि दोनों साइड में, जो कि गलत था, वो आपको करेक्ट करना था। अगला सवाल देखिएगा, आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी, कमेंट करके बताना दोस्तों। इस वाले सवाल में जिन भी कैंडिडेट का सेकंड सेट में एग्जाम था, सबसे तेज पूछा गया या फिर सबसे पहले 5000 किसने पूरा किया, सबसे तेज पूछा गया। तो अभी 2020 में डेविड वार्नर ने रिकॉर्ड तोड़ा था विराट कोहली का। और सबसे पहले की बात करें तो सुरेश रैना इंडियन प्रीमियर लीग में 5000 रन तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी हैं। और आप कमेंट करके बताना कौन सा पूछा गया था, सबसे पहले है तो सुरेश रैना हो जाएगा, सबसे तेज पूछा है तो डेविड वार्नर ने किया है, 135 पारी में 5000 बने हैं। इससे पहले विराट कोहली है वो 157 पारी में 5000 बना चुके हैं। कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का कार्य कौन करता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, जो अपन पढ़ सकते हैं लेकिन कंप्यूटर उसको नहीं पढ़ सकता, वो हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगी। जो सोर्स कोड रहता है, जैसे सोर्स कोड बोला जाता है, और उसको मशीनी में ट्रांसलेट करना है तो मशीनी कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज पढ़ सकती है। जो बाइनरी में 0 और 1 रहता है ना, वही कंप्यूटर पढ़ सकती है। तो अपनी वाली जो पढ़ सकने वाली सोर्स कोड वाली लैंग्वेज है, वो मशीनी में 0-1 बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मशीनी लैंग्वेज में ये कार्य किसका रहता है। तो ऑप्शन क्या था आप बताना। बाकी कंपाइलर का भी रहता है, ये इंटरप्रेटर का भी रहता है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, जैसे कि मैंने कॉल पर कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि कंपाइलर ऑप्शन में नहीं था, तो आपको इंटरप्रेटर करना था। कंपाइलर क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ये एक साथ पूरा जो भी प्रोग्राम रहता है, पैराग्राफ है, उसको एक साथ ही कन्वर्ट कर देगा। और इंटरप्रेटर क्या करता है, ये अलग अलग करता है। तो इन दोनों में ये डिफरेंट है, दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को जो मशीनी लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करते हैं। और इंटरप्रेटर है ये एक एक इंस्ट्रक्शन को बारी बारी से एक एक जो पैराग्राफ में एक एक लाइन से करता है और एक साथ करता है, वो कंपाइलर करता है। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 2020 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं। तो अभी वर्तमान में बहुत बार बदल चुका हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट में 4 डिप्टी गवर्नर हैं। वर्तमान में बने हैं श्री एम राजेश्वर राव हैं, मतलब अक्टूबर 2020 में बने हैं। उससे पहले 15 जनवरी 2020 को एमडी पात्रा बने थे। और बाकी कौन है, बीपी कानूनगो और श्री एम के जैन है। गवर्नर श्री शक्तिकांत दास हो जाएंगे। नेक्स्ट वन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव है, जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव है, वो कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष है, मेघालय की राजधानी शिलोंग में मनाते हैं। अब की बार कोविड-19 के कारण इसको रद्द भी करना पड़ा था, 5वां जो महोत्सव था। नेक्स्ट वन देखिए, अमेरिकी कंपनी वेस्टिंग हाउस ने भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम यानी एनपीसीआईएल के साथ मिलकर भारत में कितने परमाणु बिजली रिएक्टरों पर काम शुरू करने पर सहमति जताई। तो एक एमओयू हुआ है जो एनपीसीआईएल के साथ में अमेरिकी कंपनी वेस्टिंग हाउस के साथ में, ये 6 परमाणु न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उस पर कार्य करने के लिए। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये जीएसटी वाला सभी को पता होगा, 1 जुलाई 2017 से जो जीएसटी की शुरुआत हुई है, तो ये 101वां संविधान संशोधन है, वो जीएसटी की शुरुआत से संबंधित हो जाएगा। अब जितने भी लेटेस्ट संविधान संशोधन हुआ है 100 से लेकर अभी वर्तमान तो 104 हो गए हैं, तो 104 तक आपको पता होना चाहिए। तो 100वां संविधान संशोधन है, ये 2014 में हुआ था, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में 1974 का भूमि सीमा समझौता है, उसके तहत कुछ भूभाग है वो बांग्लादेश को गया और कुछ भारत को आदान प्रदान किया गया। ये 100वां संविधान संशोधन था, 2014 में हुआ था। उसके बाद 101वां ये जीएसटी वाला, फिर 102वां 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा इसमें दिया गया था। 103वां कौन सा है, 2019 में हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये 10% आरक्षण का वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा है, एग्जाम आएगा जरूर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो 10% का अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था है, वो 103वां संविधान संशोधन 2019 का हो जाएगा। और अभी दोस्तों 104वां जो अब तक हुआ है, वो भी 2019-20 में हुआ है, दिसंबर 19 में हुआ था। ये लोकसभा और विधानसभा में जो SC ST के आरक्षण की अवधि है वो 10 वर्ष तक के लिए और बढ़ा दी गई, मतलब 25 जनवरी 2030 तक कर दी गई है। साथ ही साथ एंग्लो इंडियन का आरक्षण भी इसमें समाप्त कर दिया गया था। अगला सवाल, तमिलनाडु के किस जगह को कहाँ की हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। जो भौगोलिक संकेतक जीआई टैग है वो तमिलनाडु के एरोड की हल्दी, एरोड जिला है तमिलनाडु का, वहाँ की हल्दी को ये जीआई टैग 6 मार्च 2019 को दिया गया था। अब सवाल आएगा कि ओडिशा की किस हल्दी को 2019 में जीआई टैग मिला। तो ओडिशा की है कंधमाल हल्दी।
अगला सवाल, अरविंद सुब्रमण्यम समिति किससे संबंधित है? तो ये जीएसटी से संबंधित समिति हो जाएगी। और इनका एक और भी है, अरविंद सुब्रमण्यम समिति एक दलहन उत्पादन को बढ़ावा और कीमतों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भी इसका गठन हुआ था। लेकिन आपकी जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जीएसटी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि अंग्रेज हैं या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सबसे पहले 1611 में व्यापार करने के लिए भारत में कहाँ पर आए थे? तो 1611 में आए थे। सवाल में मेंशन था 1611 में सबसे पहले, तो ये मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में आए थे, पूर्वी तट पर। उसके बाद सेकंड 1612 में ये सूरत में उन्होंने स्थापित किया था। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन किस रूप में स्टोर होता है या फिर पादप का ऊर्जा का जो स्रोत रहता है वो क्या रहता है? तो लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनता है? एक तो ग्लूकोज बनता है, एक ऑक्सीजन बनता है। तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही तो है। तो पादप का ऊर्जा का स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। और पूछ ले कि पौधा है वो भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं? तो ये पत्तियों में है वो स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है। किस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय को छोड़कर, जो चीन के साथ चाय को छोड़कर भारतीय व्यापार पर एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया गया था? तो ये एग्जैक्ट इस टाइप से पूछा गया है। तो ब्रिटिश जो कंपनी है उस पर चाय को, जो चाइना के साथ चाय के साथ मोनोपोली थी, एकाधिकार था, उसको छोड़कर भारतीय व्यापार पर एकाधिकार है। अब कोई भी ब्रिटिश कंपनी भारत में ये बिजनेस का व्यापार कर सकती थी। तो ये चार्टर एक्ट 1813 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है, एकाधिकार को। अगला सवाल, नीति आयोग के द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2019 में प्रथम रैंक किस राज्य को मिली है? ऑप्शन में जो प्रथम और द्वितीय दोनों रैंक को एक साथ दिया जा रहा था। तो प्रथम रैंक केरला को, तो केरल, हिमाचल है, ये दोनों अग्रणी रहे हैं। एसडीजी इंडेक्स 2019 है जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, प्रथम केरला, सेकंड हिमाचल है। सबसे निचले पायदान पर बिहार है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इस इंडेक्स में प्रथम चंडीगढ़ है, सेकंड पुदुचेरी हो जाएगा। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 37 है। आप कमेंट करके बताना एग्जैक्ट इस टाइप से क्या सवाल कोई पूछा गया है कि समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्यरत है। बाकी यहाँ पर 3 सवाल नहीं मिले हैं। वो जिन भी कैंडिडेट को याद है, क्योंकि हो सकते हैं सवाल टफ हो, कैंडिडेट को याद नहीं रहे स्टूडेंट को, तो आप जिन भी कैंडिडेट की अच्छी मेमोरी है कमेंट करके बता देना, मैं पीडीएफ में उसको इंक्लूड कर दूंगा। बाकी पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसी से ज्वाइन करना, नहीं तो बहुत से फेक चैनल है। और बाकी जिन भी कैंडिडेट अभी मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो आप। 299 - 30 और टीटीजी के कूपन कोड के साथ आप ये भी अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते हुए एनरोल कर सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।